तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज में हैविंग का यूज हम कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हैविंग का यूज अभी हम देख रहे हैं जेरेंड के रूप में। अभी हमारा एक वीडियो अपलोड हुआ है, उसको देखिएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हैविंग का यूज हम परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हैविंग का जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज वाला जो सेंटेंस होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, ये है इसका कंस्ट्रक्शन। यानी सेंटेंस आपका हैविंग से शुरू होता है, उसके बाद हैविंग के बाद V3 लगता है, V3 पास्ट पार्टिसिपल होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद मॉडिफायर होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। अब पहले ये समझ लीजिए कि इसमें एक्शन क्या दिखाया जाता है। इसमें ये एक्शन दिखाया जाता है कि एक जो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज वाला जो हिस्सा है और दूसरा आपका मेन क्लॉज वाला जो हिस्सा है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज वाला जो हिस्सा है उसमें वो काम पहले हो चुका होता है और बाद में आपका मेन क्लॉज वाला जो हिस्सा है वो पूरा होता है। और एक बात और जान लीजिए कि ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है और किसी मेन क्लॉज में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये तो हमने जाना। अब आइए पहले इसको डिटेल में थोड़ा जाने कि हैविंग के बाद V3 लगता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर मॉडिफायर। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख के रखा है ताकि आपको समझने में इजी हो। हैविंग आ गया, सेंटेंस के शुरू में हमारा हैविंग आएगा, उसके बाद V3 है। V3 हो गया आपका रिसीव्ड, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। हैविंग रिसीव्ड, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है हैविंग रिसीव्ड व्हाट। देखिए नेचुरल सा क्वेश्चन आता है, हैविंग रिसीव्ड द नोटिस। अब द नोटिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैविंग यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, रिसीव्ड यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर मैंने बोला हैविंग रिसीव्ड तो नेचुरल सा क्वेश्चन आता है वर्ब में क्या, और क्या के उत्तर में हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। यानी रिसीव करने के बाद या रिसीव करके क्या, उसका उत्तर तो क्या तो आएगा, तो ऑब्जेक्ट लेगा। हैविंग रिसीव्ड द नोटिस, यानी नोटिस को रिसीव करके तो हमारा हैविंग हो गया, V3 हो गया रिसीव्ड, ऑब्जेक्ट हो गया द नोटिस। अब मॉडिफायर क्या है? मॉडिफायर जो होता है ये एक शब्द हो सकता है या कुछ शब्दों का समूह हो सकता है जो कि किसी एक विशेष शब्द या किसी ग्रुप को क्वालिफाई करे, यानी उसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे। तो यहाँ पे जो है मॉडिफायर कहां पर है? फ्रॉम द कोट। तो ये देखिए हैविंग के बाद V3 रिसीव्ड, ऑब्जेक्ट हो गया द नोटिस। हैविंग रिसीव्ड द नोटिस और मॉडिफायर हो गया यहाँ पे फ्रॉम द कोट। कहां से? कोर्ट से। तो ये जानकारी दे रहा है कि कहां से नोटिस मिला? कोर्ट से। तो ये मॉडिफायर हो गया। बेटा मॉडिफायर आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, कोई क्लॉज भी हो सकता है, कुछ फ्रेज भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रॉम द कोर्ट ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है जो मॉडिफायर का काम कर रहा है। तो अब देखिए हमारा कैसे हो गया। हैविंग रिसीव्ड द नोटिस, यानी हैविंग आ गया पहले, हैविंग के बाद हमारा ये देखिए ये हैविंग आ गया आपका, ये हैविंग, उसके बाद V3 आ गया रिसीव्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया द नोटिस, हैविंग रिसीव्ड द नोटिस। अब आ गया मॉडिफायर फ्रॉम द कोर्ट। अब यहां पे देखो फ्रॉम द कोर्ट मॉडिफायर जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम इसको न भी लिखे तो भी काम चलेगा। हैविंग रिसीव द नोटिस और उसके बाद जो है दूसरा वाला जो हमारा मेन क्लॉज है, ही इमीडिएटली कंसल्टेड हिज लॉयर। अब यहाँ पे ये जो मॉडिफायर मैंने जोड़ा वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, यानी पूरा का पूरा हमारा ये मिलाकर हैविंग रिसीव द नोटिस फ्रॉम द कोर्ट तक हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो हैविंग से शुरू हुआ है। और ये बता रहा है कि कोर्ट से नोटिस रिसीव करने के बाद
दूसरा वाला सेंटेंस हो गया आपका ही इमीडिएटली कंसल्टेड हिज लॉयर। तो हम देखते हैं कि हैविंग के बाद जो V3 और ऑब्जेक्ट और मोडिफायर है वो वाला हिस्सा जो है ये काम पहले हो चुका है, यानी हैविंग रिसीव वाला काम पहले हो चुका है। और जो मेन क्लॉज है हमारा ही इमीडिएटली कंसल्टेड हिज लॉयर, ये वाला हिस्सा जो है ये बाद में आया, यानी एक एक्शन पहले हुआ, कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन हुआ है। और यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कैसे कर रहा है देखिए पूरा सेंटेंस। हैविंग रिसीव्ड द नोटिस फ्रॉम द कोर्ट तक हमारा जो है ये हमारा एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। इसमें पूरा का पूरा यानी हैविंग V3 ऑब्जेक्ट मॉडिफायर सारा कुछ मिलकर यहाँ तक ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है जो मेन क्लॉज में आए हुए ही को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो हैविंग रिसीव्ड द नोटिस फ्रॉम द कोर्ट ही इमीडिएटली कंसल्टेड हिज लॉयर। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हिस्सा एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है जो मेन क्लॉज में आए हुए इस सब्जेक्ट को यानी ही को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। एक बात और याद रखिए कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हैविंग रिसीव के बाद आपका ऑब्जेक्ट मॉडिफायर आता है फिर मेन क्लॉज आता है, इसमें दोनों का जो डूअर है यानी दोनों एक्शन का जो करता है वो एक ही व्यक्ति है। मतलब जो नोटिस मिला वो भी इसी व्यक्ति को मिला और उसी ने इमीडिएटली कंसल्ट किया लॉयर से। ठीक है, ये कितना क्लियर हो गया आपको। अभी एक और बात जान लीजिए कि हैविंग रिसीव्ड द नोटिस फ्रॉम द कोर्ट के बाद ये जो फ्रेज है आपका हैविंग वाला, इसके बाद अगर आपका कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है। लेकिन अगर हैविंग रिसीव्ड द नोटिस फ्रॉम द कोर्ट के बाद कोई वर्ब आ जाता है तो फिर ये जेरेंड फ्रेज का काम करने लगता है। अभी तो ये पार्टिसिपल फ्रेज का काम कर रहा है लेकिन फिर वो जेरेंड का काम करने लगता है, जेरेंड फ्रेज का काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो जेरेंड हो सकता है। जेरेंड तो नाउन का काम करता है, आपको पता है नाउन और प्रोनाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसी तरह हैविंग रिसीव्ड द नोटिस फ्रॉम द कोर्ट, अगर मैंने यहाँ पे ही की जगह कोई वर्ब डाल दिया, हैविंग रिसीव्ड द नोटिस फ्रॉम द कोर्ट कैन बी harmful, can be dangerous, या having received the notice from the court is always threatening। इस तरह का अगर मैंने is लगा दिया, can लगा दिया, कुछ भी लगा दिया तो ये फिर सब्जेक्ट का काम करने लगा और फिर ये जेरेंड फ्रेज बन जाता है। ठीक है, लेकिन हैविंग रिसीव्ड द नोटिस फ्रॉम द कोर्ट के बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो फिर ये पार्टिसिपल का काम करने लगता है यानी एडजेक्टिव का काम करने लगता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बताया कि हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर जो है मिलके एक एक्शन दिखाते हैं जो कंप्लीट हो चुका होता है, उसके बाद दूसरा वाला एक्शन दिखाते हैं जो कि आपका मेन क्लॉज है। और याद रखिए हैविंग यहाँ एक्सिलरी का काम कर रहा है और रिसीव जो है यहाँ पे V3 जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इतना जानकारी आपके लिए काफी। अभी इसको और भी समझिए कि इस तरह का जो फ्रेज परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में हैविंग का जब हम यूज करते हैं तो उसको हम दो तरह से यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, दोनों तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। और जब एक्टिव वॉइस में यूज होता है तो दोनों एक्शन का यानी जो आपका पार्टिसिपल वाला हिस्सा है और जो आपका ये पार्टिसिपल फ्रेज वाला हिस्सा है और मेन क्लॉज वाला जो हिस्सा है, दोनों का डूअर एक व्यक्ति होता है एक्टिव वॉइस में। और जो पैसिव वॉइस होता है तो पार्टिसिपल वाला हिस्सा किसी और व्यक्ति के द्वारा, किसी और लोगों के द्वारा किया जाता है और मेन क्लॉज वाला हिस्सा जो है उसी व्यक्ति के काम का इफेक्ट मेन क्लॉज वाले हिस्से पर पड़ता है। तो चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, उसके बाद हम उसको। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें हम हैविंग प्लस V3 का यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में, और उसको कई और तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसको बताने के लिए मैंने दो और सेंटेंसेस लिखे हैं। पहले वाला सेंटेंस देखिए, हैविंग वन द यहाँ पे कॉम्पिटिशन मैंने लिख दिया, चैंपियनशिप भी आप लिख सकते हैं। हैविंग वन द कॉम्पिटिशन टॉम सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को पहले थोड़ा एनालिसिस करें। हैविंग प्लस V3, हैविंग वन आपका V3 हो गया,
कैसे, विन वन वन, तो हैविंग वन, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया व्हाट, कंपटीशन, हैविंग प्लस V3 प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हैविंग हो गया, ये V3 हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें मॉडिफायर नहीं है, हैविंग वन द कंपटीशन, हम इसमें मॉडिफायर बढ़ा भी सकते हैं, हैविंग वन द कंपटीशन इन द स्कूल बढ़ा सकते हैं, या इन द क्लब, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो हैविंग वन द कंपटीशन, अब उसके बाद जो है ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज वाला हिस्सा हो गया, यानी कंपटीशन को जीतने के बाद या जीत कर टॉम सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड, ये मेन क्लॉज हो गया आपका, टॉम सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री, टॉम सब्जेक्ट, सेलिब्रेटेड आपका वर्ब, सेलिब्रेटेड व्हाट, हिज विक्ट्री, और विद हिज फ्रेंड एक आ गया आपका फ्रेज, विद हिज फ्रेंड। तो ये वाला हिस्सा आपका जो है मेन क्लॉज का है, ये एक्शन बाद में हुआ, और हैविंग प्लस V3 वाला एक्शन पहले हुआ, ठीक है। तो हैविंग वन द कंपटीशन, टॉम सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि हैविंग वन द कंपटीशन जो है यहाँ पे मेन क्लॉज में आए हुए टॉम को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो हैविंग वन द कंपटीशन, टॉम सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड, ये हमारा एक पूरा जो है पार्टिसिपल फ्रेज वाला हिस्सा हो गया, यानी एक काम फिनिश होने के बाद दूसरा वाला काम हुआ। अब एक चीज आप नोटिस करिए, पहले वाला जो सेंटेंस है ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। सिंपल सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक वर्ब होता है। अब इसमें देखिए, हैविंग वन द कॉम्पिटिशन या चैंपियनशिप, टॉम सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें कोई भी वर्ब नहीं मिल रहा है। हैविंग वन द चैंपियनशिप या कंपटीशन जो है ये तो आपका पार्टिसिपल फ्रेज है जिसमें कि हमें वर्ब नहीं मिल रहा है, ठीक है। और टॉम सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड में सिर्फ सेलिब्रेटेड हमारे पास एक वर्ब है। आप कहेंगे मैम हैविंग के बाद अगर ये एक्सिलरी वर्ब है तो ये तो मेन वर्ब है। बेटा ये एक जो है फ्रेज है जिसमें आपको वर्ब नहीं मिल रहा है। ये हैविंग आपका जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है और पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल जो है अपने बाद जो है ये V3 लेता है, तो ये वर्ब नहीं है। नॉर्मल जो सेंटेंस में एक वर्ब होता है वो नहीं है, ये एक फ्रेज है। हैविंग वन द कॉम्पिटिशन एक फ्रेज है, और फ्रेज जो है होता है वो विदाउट वर्ब होता है, उसमें कोई वर्ब नहीं होता। टॉम सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड में टॉम सेलिब्रेटेड हमारा एक वर्ब मिल रहा है, यानी मेन क्लॉज में सिर्फ एक वर्ब है, और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। और फ्रेज आपको पता है कि कोई भी वर्ब उसमें नहीं होता। लेकिन इसी सेंटेंस के सेंस देने वाला दूसरा एक सेंटेंस हम देख सकते हैं, ये है आफ्टर टॉम वन द कॉम्पिटिशन ही सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड। अब ये वाला जो सेंटेंस है एक ही सेंस दे रहा है, यानी कंपटीशन जीतने के बाद टॉम ने सेलिब्रेट किया उसकी विक्ट्री विद हिज फ्रेंड, और टॉम आफ्टर टॉम वन द कंपटीशन ही सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड, इसका भी मतलब वही है। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें आफ्टर के बाद, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद आपका नाउन आया। आफ्टर टॉम वन द कंपटीशन में हमारा जो है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो आश्रित उपवाक्य हम कहते हैं, जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक उसको मेन क्लॉज के साथ जोड़ा ना जाए। और ये वाला हिस्सा है ही सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड, ये मेन क्लॉज है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ बोले आफ्टर टॉम वन द कॉम्पिटिशन, यानी टॉम कंपटीशन जीतने के बाद, तो हमारा मीनिंग कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला ही सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड, तो मीनिंग देता है। तो ये इस तरह जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब है हमारे पास, और मेन वाले क्लॉज में भी सब्जेक्ट ही और सेलिब्रेटेड हमारे पास वर्ब है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये वाला हो गया आपका सिंपल सेंटेंस जिसमें एक वर्ब है, ठीक है।
क्योंकि बाकी तो आपका एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। अब एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन टॉम सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड। अब ये वाला जो भाग है आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन, ये भी वही आपका मीनिंग देता है, यानी कंपटीशन जीतने के बाद। अब देखिए इसमें आफ्टर टॉम वन द कंपटीशन था, इसमें आफ्टर विनिंग द कंपटीशन जो है ये आफ्टर प्रपोजिशन है, और ये विनिंग द कंपटीशन टॉम सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड, ये भी आपका जो है एक पार्टिसिपल फ्रेज का ही काम कर रहा है आफ्टर विनिंग द कंपटीशन। लेकिन आफ्टर प्रपोजिशन है विनिंग, जो है हमारा क्या है, विनिंग हमारा जेरेंड है। आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन टॉम सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड, तो ये एक जेरेंड फ्रेज हो गया। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिए कि आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन वाला जो हिस्सा है और उसके बाद टॉम सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड, ये वाला जो भी हिस्सा है ये भी आपका सिंपल सेंटेंस ही है, क्योंकि इसमें आपका एक ही वर्ब है सेलिब्रेटेड, और ये विनिंग जो है ये प्रपोजिशन के बाद जो है नाउन का काम कर रहा है विनिंग, तो इसीलिए जो है ये आपका सिंपल सेंटेंस में ही आएगा। तो ये दोनों लिखने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि एक सेंटेंस को हम कई तरह से लिख सकते हैं। हैविंग वन द कॉम्पिटिशन टॉम सेलिब्रेटेड विक्ट्री विद हिज फ्रेंड, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। आफ्टर टॉम वन द कॉम्पिटिशन ही सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन टॉम सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री विद हिज फ्रेंड, ये भी आपका एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हम पहले एक्टिव वॉइस का देखते हैं कि हैविंग के साथ V3 लगाकर एक्टिव वॉइस का कैसे हम करते हैं, जिसमें दोनों डूअर यानी आपका पार्टिसिपल वाला हिस्सा का जो एक्शन है और जो मेन वर्ब वाला एक्शन है, दोनों का डूअर एक ही व्यक्ति है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, और इसको एक्टिव वॉइस में हम कैसे हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर डाल के हम कैसे इसे यूज करते हैं देखेंगे। हैविंग रिपेयर्ड द कार द मैकेनिक टेस्टेड इट ऑन द रोड, यानी कार को रिपेयर करने के बाद हैविंग रिपेयर्ड द कार, अब ये वाला एक्शन पहले हुआ, इसमें हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, मॉडिफायर नहीं है। हैविंग रिपेयर्ड व्हाट द कार, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हैविंग रिपेयर्ड द कार, ऑब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया, तो ये पूरा का पूरा एक फ्रेज बन गया, जो कि एडजेक्टिव फ्रेज आप कह सकते हैं, क्योंकि मेन क्लॉज में जो मैकेनिक है नाउन है उसको वो क्वालिफाई कर रहा है। तो हैविंग रिपेयर्ड द कार द मैकेनिक टेस्टेड इट ऑन द रोड। अब देखिए इस तरह का जो इस हैविंग के साथ V3 लगा के जो हमारा पार्टिसिपल फ्रेज बनता है उसको ये तो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन हम अगर उसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहे तो हम इस तरह कह सकते हैं कि द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, ही टेस्टेड इट ऑन द रोड। ठीक है, द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, नहीं, अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहे तो हम कह सकते हैं आफ्टर रिपेयरिंग द कार द मैकेनिक टेस्टेड इट ऑन द रोड। After the mechanic repaired the car, he tested it on the road. एक हो गया ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और सिंपल सेंटेंस में आफ्टर टेस्टिंग या आफ्टर रिपेयरिंग द कार द मैकेनिक टेस्टेड इट ऑन द रोड, तो आफ्टर फिर उसके बाद रिपेयरिंग आ जाएगा, यानी जेरेंड वाला रूल जो आपका आता है ना, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन के बाद नाउन या जेरेंड वाला रूल उसमें आ जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स बनाना चाहे तो हम कह सकते हैं आफ्टर द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार ही टेस्टेड इट ऑन द रोड, तो ये आफ्टर द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और ही टेस्टेड इट ऑन द रोड ये आपका मेन क्लॉज हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो हमको दिखाना नहीं, हमें सिर्फ आपको ये दिखाना है कि हैविंग के साथ V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका मॉडिफायर अगर आ जाता है तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसमें हैविंग कैसे काम करता है। ठीक है, यानी एक वाला काम, एक हैविंग वाला पोर्शन वाला काम जो है पूरा हो गया, उसके बाद दूसरा काम होता है। ठीक है, यानी रिपेयर करने के बाद मैकेनिक ने उसको रोड पर टेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे ये काम कर रहा है एडजेक्टिव फ्रेज का। आइए दूसरा देखिए, हैविंग वन द रेस, रेस को जीतने के बाद शी कोलैप्स्ड फ्रॉम एग्जॉशन।
अब यहाँ पे देखिए हैविंग वन द रेस, इसमें भी आपका हैविंग प्लस V3 1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया द रेस। अब मॉडिफायर हम लगा भी सकते हैं, हैविंग वन द रेस इन द कॉम्पिटिशन, हैविंग वन द रेस इन द स्कूल कॉम्पिटिशन, इस तरह भी हम लगा सकते हैं मॉडिफायर। तो चूंकि इसमें मॉडिफायर है नहीं तो हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने कॉमा से अलग कर दिया, ये बन गया आपका पार्टिसिपल फ्रेज जिसमें हैविंग मेन है आपका। फिर उसके बाद शी कोलैप्स फ्रॉम एग्जॉशन, यानी वो कोलैप्स हो गई, मूर्छित हो गई, कैसे, किससे, थकावट से। एग्जॉशन का मतलब थकावट। सी कोलैप्स, कोलैप्स यहाँ पे मेन वर्ब है, ये मेन वाले क्लॉज का मेन वर्ब कोलैप्स है, फ्रॉम एग्जॉशन, ये आपका एक अलग जो है क्लॉज है जो कि इसमें मेन वर्ब है। और मेन वर्ब में आए हुए शी प्रोनाउन को ये हैविंग वन द रेस जो है वो उसको क्वालिफाई कर रहा है। थर्ड वाला देखिए, हैविंग सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट और इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट का नाम भी मैंने दे दिया, टाइटल भी दे दिया, शीर्षक भी दे दिया। हैविंग सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट तक हमारा काम चल जाता, लेकिन किस पर मैंने लिखा, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के विकास पर, ये टॉपिक है प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस मॉडिफायर हो गया ऑन इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग तक, यानी यहां से लेके यहां तक आपका पूरा पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। और मेन क्लॉज में आए हुए टॉम जो है उसको ये क्वालिफाई कर रहा है। हैविंग सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट ऑन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, टॉम फेल्ट रिलीव्ड, यानी उसने जब अपना प्रोजेक्ट इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जमा कर दिया तब उसको रिलीफ मिली, ठीक है। तो अब ये देखिए कि इसमें आप देखेंगे दोनों का डूअर एक है, ये एक्टिव वॉइस में है और दोनों काम करने वाले एक ही व्यक्ति है, यानी उसने रिपेयर किया कान को, उसने टेस्ट किया, उसने रेस देता और वही कोलैप्स हो गई, और उसने कॉम्पिटिशन सबमिट किया प्रोजेक्ट को और वही जो है उसको रिलीफ मिला, ठीक है। अब देखिए इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे यूज करते हैं। जब पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो दोनों का डूअर एक ही व्यक्ति नहीं होगा, पैसिव वॉइस वाला डूअर दूसरा व्यक्ति होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हैविंग का यूज हम पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है सेंटेंस का वो होगा हैविंग प्लस बीइंग प्लस V3, ठीक है। उसके बाद कोई मॉडिफायर भी आ सकता है या फिर आपका जो डूअर भी हो सकता है सेंटेंस का। अब यहाँ देखिए ये जो हैविंग बीन वाला हिस्सा है इसका डूअर और जो मेन क्लॉज है उस दोनों का डूअर एक व्यक्ति नहीं है। हैविंग बीन इंसल्टेड इन द ऑफिस, इसका मतलब है कि ऑफिस में इंसल्ट किए जाने के बाद बाय हिज बॉस, किसके द्वारा, अब यहाँ पे बाय हिज बॉस हम लिख सकते हैं और न भी लिख सकते हैं। हैविंग बीन इंसल्टेड इन द ऑफिस बाय हिज बॉस, टॉम लेफ्ट हिज जॉब इमीडिएटली, यानी ऑफिस में इंसल्ट होने के बाद, मतलब अपने बॉस के द्वारा इंसल्ट किए जाने के बाद टॉम ने तुरंत अपना जॉब छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए ये इंसल्ट करने वाला काम टॉम ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया, ये उसके बॉस ने किया। अगर हम बाय हिज बॉस न भी लिखते तो होता हैविंग बीन इंसल्टेड इन द ऑफिस, टॉम लेफ्ट हिज जॉब इमीडिएटली। तो अब यहाँ पे डूअर लिखने की जरूरत है और नहीं भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हैविंग बीन इंसल्टेड इन द ऑफिस, टॉम लेफ्ट हिज जॉब इमीडिएटली, यहाँ पे एक एडवर्ब भी हमने दे दिया। मेन क्लॉज में ये है टॉम, इसी को जो है डिस्क्राइब कर रहा है। ये पूरा का पूरा हैविंग बीन इंसल्टेड इन द ऑफिस बाय हिज बॉस, टॉम लेफ्ट हिज जॉब इमीडिएटली। तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है जो पैसिव वॉइस में आया है और मेन क्लॉज में आए हुए टॉम को जो है क्वालिफाई कर रहा है। टॉम सब्जेक्ट, लेफ्ट हिज जॉब इमीडिएटली एक एडवर्ब हो गया। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, हैविंग बीन रेस्क्यूड फ्रॉम ड्राउनिंग, मैंने डूबने से बचाने के बाद, हैविंग बीन रेस्क्यूड फ्रॉम ड्राउनिंग, किससे बचाने के लिए, डूबने से। फ्रॉम एक आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा एक नाउन लेता है जो कि जेरेंड के रूप में आया। हैविंग बीन रेस्क्यूड, हैविंग, इसके बाद बीन, उसके बाद V3
फ्रॉम ड्राउनिंग, बचाने से किसको? शी थैंक्ड हर सेवियर, उसने अपने बचाने वाले को धन्यवाद दिया। हैविंग बीन रेस्क्यूड फ्रॉम ड्राउनिंग, मतलब डूबने से बचाने वाले को, मतलब डूबने से बचने के बाद, है ना, हैविंग बीन रेस्क्यूड, उसको जो है बचाव करने के बाद, किस तरह का बचाव था? फ्रॉम ड्राउनिंग, वो डूब रही थी और किसी ने बचाया। तो हैविंग बीन रेस्क्यूड फ्रॉम ड्राउनिंग ये किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया, क्योंकि वो तो खुद ही डूबेगी, खुद ही बचाएगी नहीं ना, कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। हैविंग बीन रेस्क्यूड फ्रॉम ड्राउनिंग शी थैंक्ड हर सेवियर, मतलब उसको जब वो खुद डूबने से बची तो उसने क्या किया? अपने सेवियर को, बचाने वाले को धन्यवाद दिया। अब ये देखिए, हैविंग बीन क्रिटिसाइज्ड इन द किटी पार्टी शी फेल्ट इंसल्टेड। हैविंग बीन क्रिटिसाइज्ड इन द किटी पार्टी, किटी पार्टी में इंसल्टेड होने के बाद शी फेल्ट इंसल्टेड, उसको जो है इंसल्ट फील हुआ। तो ये पैसिव वॉइस में हम देखते हैं कि हैविंग का परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। मैंने काफी जल्दीबाजी में बनाया है आज ये वीडियो, और मैं चाहती हूँ कि आप जो है इसको कमेंट करें, अच्छे से देखें, और जहां कहीं भी क्वेश्चन हो उससे पूछे जरूर। थैंक यू।